Namaskar and welcome to Sansad Television. I am Vishal Dahiya and you're watching our show House Highlights, where we bring you details of all the developments in both houses of parliament during the ongoing session. Let's begin with the headlines first. Prime Minister Modi replies to motion of thanks to the President's address in Rajya Sabha, asserts that India is setting an example for the world by leading the world's largest COVID-19 vaccination drive with Make in India vaccines. Prime Minister Modi calls dynastic political parties the biggest threat for the nation, targets the Congress, says when a family becomes paramount, then the first casualty is talent. Upper House adopts motion of thanks to the President's address to Parliament, takes up general discussion on the Union Budget 2022-23, 11 hours allocated for the debate, to which Finance Minister is slated to reply on Friday. And both houses of parliament congratulate India's under-19 men's cricket team for winning the ICC Under-19 Men's Cricket World Cup for the 5th time. Let's now take a look at all these developments in detail. Prime Minister Narendra Modi replied to the motion of thanks to the President's address in Rajya Sabha on Tuesday. He said the centre had undertaken various initiatives to fight the COVID-19 pandemic. The Prime Minister also stated that India has set an example before the world through its response to the pandemic. कि जिस प्रकार से भारत वैक्सीनेशन बनाने में, इनोवेशन में, रिसर्च में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में आज भी दुनिया में वैक्सीन के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन वैक्सीन से मेरा लाभ हो या न लाभ हो, लेकिन कम से कम वैक्सीन लगाऊंगा तो मेरे कारण किसी और का नुकसान नहीं होगा। इस एक भावना ने 130 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित किया। ये भारत का मूलभूत चिंतन का प्रतिबिंब है, जो विश्व के लोगों के सामने रखना हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। आज 100% डोज के लक्ष्य की ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सम्मानित सदस्य, इस सभी आदरणीय सदस्यों से, इनके सामने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना करने से भारत की प्रतिभा तो खिलेगी, लेकिन इस प्रकार से जीवन खपाने वाले लोगों का भी हौसला बुलंद होगा। और इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है, उनका धन्यवाद करता है। आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, उनका घर का चूल्हा कभी न जले, ऐसी स्थिति पैदा न हो, ये काम भारत ने करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसी कोरोना काल में जबकि अनेक कठिनाइयां थी, बंधन थे, उसके बावजूद भी प्रगति में रुकावटों की बार ऑब्स्टेकल के बीच भी लाखों परिवारों को, गरीबों को पक्का घर देने के अपने वादे की दिशा में हम लगातार चलते रहे। इसी कोरोना काल में चाहे COP26 का मामला हो, चाहे G20 समूह का क्षेत्र हो, या चाहे समाज जीवन के अंदर अनेक विषयों में काम करना हो, चाहे दुनिया के 150 देशों को दवाई पहुंचाने की बात हो, भारत ने एक लीडरशिप रोल लिया है। आज भारत की इस लीडरशिप की दुनिया में चर्चा है, उसकी स्वीकृति है।
Prime Minister Modi said that India is the only major economy in the world witnessing high growth and medium inflation. He also stated that the number of unicorns that started in the last 1 year is equivalent to the total unicorns created in India ever. साल 2021 में यानी सिर्फ एक साल में भारत में जितने यूनिकॉर्न्स बने हैं वो पहले के वर्षों में बने कुल यूनिकॉर्न से भी ज्यादा है। और ये सब रोजगार की गिनती में अगर नहीं आता है तो फिर तो रोजगार से ज्यादा राजनीति की चर्चा ही मानी जाती है। अगर महंगाई की बात करें तो अमेरिका में 40 साल में सबसे अधिक महंगाई का ये दौर अमेरिका झेल रहा है। ब्रिटेन 30 साल में सबसे अधिक महंगाई के मार से आज परेशान है। दुनिया के 19 देशों में जहां यूरो करेंसी है वहां महंगाई का दर हिस्टोरिकली हाईएस्ट है, उच्चतम है। ऐसे माहौल में भी महामारी के दबाव के बावजूद हमने महंगाई को एक लेवल पर रोकने का बहुत प्रयास किया है, ईमानदारी से कोशिश की। 2014 से लेकर 2020 तक ये दर 4 से 5% के आसपास थी। इसकी तुलना जरा यूपीए के दौर से करें तो पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट छू रही थी। यूपीए के समय डबल डिजिट छू रही थी। आज हम एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जो हाई ग्रोथ और मीडियम इन्फ्लेशन अनुभव कर रहे हैं। Replying to the discussion on motion of thanks, Prime Minister Modi launched a blistering attack on the Congress party. He said that dynastic politics is the biggest threat to democracy. He also accused the Congress of creating hurdles in the development of the country. जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। Prime Minister also blamed the Congress party for Goa getting independence 15 years after the country. यह वर्ष गोवा के 60 वर्ष का एक महत्वपूर्ण कालखंड का वर्ष है। गोवा मुक्ति को 60 साल हुए। मैं आज जरा उस चित्र को कहना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के मित्र जहां भी होंगे जरूर सुनते होंगे, गोवा के लोग जरूर आज सुनते होंगे मेरी बात को। अगर सरदार साहब जिस प्रकार से सरदार पटेल ने हैदराबाद के लिए रणनीति बनाई, इनिशिएटिव लिए, जिस प्रकार से सरदार पटेल ने जूनागढ़ के लिए रणनीति बनाई, कदम उठाए, अगर सरदार साहब की प्रेरणा लेकर के
गोवा के लिए भी वैसी ही रणनीति बनाई होती तो गोवा को हिंदुस्तान आजाद होने के 15 साल तक गुलामी में नहीं रहना पड़ा होता। भारत की आजादी के 15 साल के बाद गोवा आजाद हुआ और उस समय के 60 साल पहले के अखबार, उस जमाने की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तब के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय छवि का क्या होगा, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था। पंडित नेहरू को दुनिया में मेरी छवि बिगड़ जाएगी तो, और इसलिए उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लीडर की शांतिप्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी। गोवा को जो होता है होने दो, गोवा को जो झेलना पड़े झेलने दो, मेरी छवि को कोई नुकसान ना हो। Congress MPs on Tuesday staged a walkout in Rajya Sabha to protest against Prime Minister Narendra Modi's reply to the debate on the motion of thanks to the President's address. Moving on, Rajya Sabha adopted the motion of thanks to the President's address to the joint sitting of Parliament through voice vote. Members across political spectrum took part in the discussion. All the amendments moved by the opposition parties were negatived. I shall now put the amendment to vote. Those in favour will please raise their hands and say aye. Aye. Those against will please raise their hands and say no. No. I think the noes have it. Noes have it. Amendment 82 to 89 are negative. Amendment 90 to 99 by C.K.C. Venugopal is not there. So now they are negative. Amendment 90 to 99. If all the amendments are negative, I shall now put the motion to vote. The question is that an address be presented to the President in following terms: that the members of Rajya Sabha presented in this session are deeply grateful to the President for the address which he has been pleased to deliver to both the Houses of Parliament assembled together on January 31st, 2022. Those in favour please raise their hands and say aye. Aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. The general discussion on the Union Budget 2022-23 commenced in Rajya Sabha on Tuesday. Congress MP P. Chidambaram initiated the discussion. 11 hours have been allotted for the debate on the budget, to which Finance Minister will reply on Friday. The budget papers say nominal growth in the next year, 22-23, will be 11.1%. I heard the new chief economic advisor say real growth will be 8%. Now, the Honorable Finance Minister must clarify to this House, yes, which is correct. If will nominal growth be 11.1 and real growth be 8, in which event is the Honorable Finance Minister assuring this House that inflation will be only about 3.1? Correct. One of the numbers is wrong. Either the budget number of nominal growth rate at 11.1 is wrong, or the new chief economic advisor's prediction that real growth will be 8% is wrong. This has to be clarified. मैं वित्त मंत्री जी की सराहना करूंगा कि देश के जो 1,50,000 पोस्ट ऑफिस हैं, 1,50,000 जो पोस्ट ऑफिस हैं, इस बजट में ये कहा गया है कि उनको सीबीएस से जोड़ा जाएगा, और सीबीएस से जब जोड़ दिया जाएगा तो कोई भी गांव का युवा अपने बगल के पोस्ट ऑफिस में जा करके वहां से एटीएम के माध्यम से पैसा भी निकाल सकता है, मोबाइल बैंकिंग भी कर सकता है और डिजिटली पेमेंट भी कर सकता है। इससे करोड़ों लोगों को इससे राहत और लाभ मिलने वाला है। Population is 130 lakhs today. We are already utilizing out of the whatever the Supreme Court has decided, 284 TMC for Karnataka and 400 TMC to Tamil Nadu. The drinking water problem for the Bangalore city, they say it will not come under the purview of the catchment area. That is why we have not taken into consideration to
allocate for the drinking water, 1/3 Bangalore city. So that is the problem. Your borrowers, you have increased by 130%. 130% the burden of borrowing since you came to power. You inherited an outstanding liability of 50% of the GDP, borrowing as a 50% of the GDP. That is what the other regime gave you. But you have taken that to 61% of the GDP. For God's sake, how will you pay back? Who will pay back? Which generation will pay back these amounts? This government is marked by its inaction on multiple fronts, inability to govern, inability to lead, inability to take the country and its citizens into confidence. This government and its leaders follow the policy of my way or highway. My way or highway. This is their only one policy. They pay no heed to the voices of marginalized. On Tuesday, congratulated the under-19 Indian cricket team for winning ICC Under-19 World Cup. India chased down 190 with 4 wickets and 14 balls to spare to be crowned the Under-19 World Cup champions for a record-extending 5th time. Honorable members, on behalf of the entire House and on my own behalf, I congratulate the Indian under-19 cricket team for bringing laurels to the country by winning the ICC Under-19 World Cup held in the West Indies from 14th January to 5th February 2022 for the record 5th time, the maximum number for any country. The outstanding accomplishment of our young sportspersons is a matter of great pride for the entire nation. Their unwavering focus, persistent hard work and remarkable dedication, especially during the challenging times due to pandemic, would inspire our budding sportspersons to emulate and improve upon their achievements. I wish all the players of the Indian under-19 cricket team, their coaching and their supporting staff the very best for their future endeavors and hope that they will continue to make the country proud by their achievements. Let's take a short break here, but on the other side, we'll bring you details of the developments in lower house as well. Stay tuned. Welcome back. Let's now take a look at the developments in Lok Sabha. The lower house on Tuesday resumed the general discussion on Union Budget 2022. YSRCP's Shri Krishna Devaraylu Lavu praised the government's acceptance of digital currency and tech economy. Bhruthari Mehtab of the BJD complimented the Finance Minister for presenting a budget with an eye on the future. BSP's R.S. Verma said the budget has neglected the poor and the farmers. During the debate, some opposition parties also staged a walkout in Lok Sabha. कोरोना की परिस्थिति में इस देश को अगर किसी ने बचा के रखा है तो इस देश के किसानों ने, गरीब आदमी ने और उसके साथ आरोग्य विभाग ने इसके लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैडम, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि किसानों की एमएसपी जो तय करने की मांग हमेशा से ये किसान करते रहे हैं, इसका कोई भी बजट में उल्लेख नहीं है। मैं आपसे ये मांग करना चाहूँगा कि किसानों को एमएसपी के लिए उसमें प्रावधान किया जाए। ज़रूर आधुनिकता किसानों से जुड़नी चाहिए। आप ड्रोन की खेती के लिए प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स की कीमतें अगर देखें आप तो आसमान छू रही है। ड्रोन से आप खेती करने की एक जगह बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र हो या देश भर के किसानों में फर्टिलाइजर्स की कीमतों में लेके बहुत बड़ा असंतोष बना रहा है। Even though it's an election year, there's every temptation to have an election budget. She has resisted from that. Second positive being acceptance of a digital currency and tech economy. It is ushering in, it is a way of saying that India is ushering into the industry 4.0. Third positive being green economy. It's a clear and present danger that we are seeing that there's a climate change happening across the globe. And as a major economy like India, issuing bonds for green infra, PLI scheme for manufacturing solar panels, planned transition into carbon neutral economy is a move in the right direction. Positive number 4, and most importantly for my constituency as well, this one, high allocation for cotton procurement.
सरकार नागरिकों को, विशेषकर गरीब और हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए जो भी कार्यक्रम और योजना चलती है, काफ़ी फ़ायदा सामने नज़र आ रही है। अब गरीबों के खाते में सरकार सहायता डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। बिचौलियों का तो दुकान ही बंद हो गया। 80 लाख लोगों को पक्के घरों का फ़ायदा हुआ। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला। किसानों को पेंशन, श्रमिकों को पेंशन, विकलांगों को पेंशन, लोगों में खुशी का माहौल है। हाँ, वैसे हमारे किसान की दशा अभी काफ़ी दयनीय है और सरकार को इस पर अधिक ध्यान देकर उसकी आय दोगुनी करनी है। I would thank the Finance Minister that she deserves compliments for presenting a budget that looks into the future while keeping a close eye on the ground. Presented amid a challenging economic environment, the budget has laid out a roadmap for supporting growth and putting in building blocks for India's long-term development. We see a clear intent, the right for proposals and matching allocations in many areas that would contribute to making India a modern, developed, and an inclusive nation. कोरोना काल के दौरान जब पूरे विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान ने ही, यानी किसानों ने ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा था। बावजूद इसके आज किसानों के साथ इस बजट में अनदेखी की गई है। सरकार ने 2015-2016 के बजट में बताया गया था कि किसानों की आय 2022 में 2 गुनी हो जाएगी, पर आज बजट में यह कहीं नहीं बताया गया है कि किसानों की आय कब और कैसे 2 गुनी होगी। Allocations for healthcare was reduced, which is basically meant for poor. The allocations for Narega were reduced, which is basically for rural poor. And the custom duty on the imitation jewelry was increased, which generally poor women wear. They can't afford the jewelry on which the tax was reduced. सिर्फ हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ध्यान नहीं दे रहे। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ नहीं, अगर हमें भविष्य के बारे में सोचना है, एक आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आप जान लीजिए कि जन धन के 44 करोड़ हम लोगों के खाते खुले हैं। आधार से अब डिजिटल KYC हो जाता है। हम लोग 5G का अब स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने वाले हैं। USO का 5% दूर दराज गाँव में हम उनको भारत नेट बना रहे हैं। और ये भी एक चमत्कार हुआ है, अकल्पनीय बात एक हुई है, अभूतपूर्व बात हुई है कि दिसंबर में 8 लाख करोड़ UPI के द्वारा का ट्रांजैक्शन हुआ। आज आप ठेले वाले के पास चले जाइए, रेड्डी वाले के पास चलाइए, दुकानदार के पास चलाइए और लिखा हुआ है वहाँ UPI, ये मेरा UPI है, आप पैसे दीजिए, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सभापति जी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। As soon as the lower house assembled for the day, members from various parties, including the Congress, the DMK, the BJP and Shiv Sena raised several issues of public importance during question hour. Dayanidhi Maran of DMK asked if the government has any plans to launch digital FM and modernization of All India Radio. Let's take a look. Out of these 4,973 sanctioned stations, only 475 stations are installed, sir, which is merely 10% of the sanctioned stations. So there is very much of anxiety among the users regarding the charging infrastructure facilities, sir, especially in rural areas. Now, people are buying, left, right, and center, two-wheelers and four-wheelers of electrical mobile vehicles, sir. So if the charging stations are not, installed properly, then it will have, very big problem for the consumer, sir. 10,000 करोड़ की FAM 2 योजना लेके आई, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपए चार्जिंग स्टेशनों को सब्सिडी देने के लिए अलग से मंजूर किए गए हैं। माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन चार्जिंग स्टेशन लगाने में सबसे बड़ी समस्या ज़मीन की है। लेकिन उस ज़मीन के समस्या का समाधान करने के लिए ही हमने जो भारत की
जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनसे बातचीत हमारी जारी है, बातचीत हुई है। You have been explaining that you are expanding the programming for regional content, regional languages. So there's been a severe voices from the southern part of India, especially regional kendras, where the employees are sent home or being replaced from employees from North India, and the regional employees are not being given place. This is happening everywhere. And similarly, sir, are you closing down the regional All India radio centers and making it centralized by thus? Are you laying off employees, sir? Whenever the cell phone is introduced, we are all having it bada phones, sir. Big size phones we are had. Then sometime small chota phone aaye the. Small size phone aaye the, sir. Now, sir, we are having digital smartphones. We need not necessary to watch the TV, or we need not go, listen the radio. Everything is in our mobile, sir. Sir, like that upgradation only we are doing. We are not closing any of stations. Lok Sabha Speaker Om Birla on Tuesday congratulated India's under-19 men's cricket team on winning the ICC Under-19 Men's Cricket World Cup for the 5th time. माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने 5 फरवरी 2022 को वेस्ट इंडीज़ में आयोजित आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप को रिकॉर्ड 5वीं बार जीतकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। हमारे युवा खिलाड़ियों ने अपनी विलक्षण प्रतिभा, अद्भुत कौशल, दृढ़ निश्चय, कठोर परिश्रम तथा उत्कृष्ट समर्पण के बल पर कोरोना वैश्विक महामारी की चुनौतियों को पार करते हुए ये असाधारण सफलता हासिल की है। उनकी इस विजय से निश्चित रूप से अन्य खिलाड़ियों तथा देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से तथा अपनी ओर से अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम को, उनके कोचिंग एवं अन्य स्टाफ को इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। हम इस युवा टीम को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और ये आशा करते हैं कि वो अपनी उपलब्धियों से देश को इसी प्रकार से गौरवान्वित करेंगे। That's all we have in this edition of House Highlights. We'll come back again tomorrow with details of proceedings in both houses of Parliament. Till then, keep watching Sansad Television. Thank you.